हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर.एस. प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर वाला, उसके अगले कल तक हमने कंप्यूटर के बारे में 2 क्लासेस ले चुके थे। आज हम अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। और देखिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि साइबर सुरक्षा अधिनियम कब आया। क्वेश्चन था साइबर सुरक्षा अधिनियम कब आया, कि भाई कोई भी साइबर से संबंधित साइबर क्राइम ना हो, उसकी रोकथाम के लिए भारतीय संसद ने अधिनियम कब बनाया। तो इसका जो राइट आंसर था वो सन 2000 में साइबर सुरक्षा अधिनियम आया, जिसे आईटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर क्या है? ए। तो साइबर सुरक्षा अधिनियम कब आया? सन 2000 में। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर के उपयोग के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर का उपयोग कौन कौन से क्षेत्र में कर सकते हैं, कंप्यूटर कहाँ पर उपयोगी होता है, कहाँ पर कंप्यूटर काम आ सकता है, ये हम देखेंगे। देखिए, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर का उपयोग किसमें होता है? शिक्षा में होता है। शिक्षा में कैसे? ई लर्निंग और ऑनलाइन परीक्षाएं। ई लर्निंग देखिए, जिस तरह से आप यूट्यूब चैनल पर या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या आप किसी भी टीचर के माध्यम से आप पढ़ रहे हो यूट्यूब चैनल पर, तो उसे हम ई लर्निंग बोलेंगे। ई लर्निंग मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा सीखना। और दूसरा, ऑनलाइन परीक्षाएं। बहुत सारे जो परीक्षाएं होती हैं वर्तमान समय में, ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, वो भी कंप्यूटर की सहायता से हो रही हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग के माध्यम में, ऑनलाइन परीक्षाओं के माध्यम में उपयोग किया जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य में देखिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स का रख रखाव। मेडिकल रिकॉर्ड्स मतलब बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बहुत सारे मरीज आते हैं, उनके बारे में पूरा विवरण रखा जाता है, दवाइयों का विवरण रखा जाता है, कौन सी बीमारी थी उसका विवरण रखा जाता है, क्या उपचार दिया गया उन सभी का विवरण रखा जाता है। डायग्नोस्टिक सिस्टम, उपचार की जो अलग अलग तकनीक होती हैं, जैसे सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, वो सब क्या है? कंप्यूटर से संचालित मशीनें होती हैं। और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनका डाटा जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न हो पाता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वित्त में ऑनलाइन बैंकिंग। देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग अब वर्तमान में जो देखिए बैंकिंग का ज़्यादा काम है। जैसे आप नेट बैंकिंग चलाते हो, मोबाइल बैंकिंग चलाते हो, या फिर हम सबसे ज़्यादा जो उपयोग हम कर रहे हैं यूपीआई का, चाहे वो आपका भीम ऐप हुआ, चाहे वो आपका किसी भी बैंक का ऐप हुआ, यूपीआई के माध्यम से हम तुरंत स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। उस समय किसका उपयोग हो रहा है? कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाना। एनएसई हुआ, बीएसई हुआ, तो वहाँ पर जो पैसे के माध्यम से हम पैसा लगाते हैं, पैसा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इन सब की जानकारी हम किससे लेते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न कर पाते हैं। तो वित्त में यानी फाइनेंस में भी कंप्यूटर क्या करता है? उपयोगी है। व्यवसाय, बिजनेस में डाटा विश्लेषण, ग्राहक प्रबंधन सॉफ्टवेयर। देखिए, बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस कंपनियां होती हैं, वो आप जैसे किसी मॉल में जाएंगे तो वहाँ पर कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, क्या क्या सामान खरीदा, इन सब का डाटा वहाँ पर संग्रहित कर लिया जाता है। तो कंप्यूटर बिजनेस में भी काम आता है। अनुसंधान और विकास में देखिए, डेटा मॉडलिंग और सिमुलेशन। आप देखते होंगे कि हमारे देश की बहुत प्रतिष्ठित जो संगठन हैं, चाहे वो इसरो हुआ, चाहे वो डीआरडीओ हुआ, चाहे वो एम्स जैसी संस्थान हुई, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हुई, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हुई, चाहे वो यूजीसी हुई, चाहे वो सीबीएसई हुई, चाहे वो कोई बड़ी संस्थान, उन सभी संस्थानों में अनुसंधान के कार्य के लिए, विकास के कार्य के लिए, आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए, उन आंकड़ों के संचालन के लिए, परीक्षाओं की रूपरेखाओं के लिए और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, हम कृषि क्षेत्र में कैसे-कैसे हम अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, उन सभी के आंकड़ों का विश्लेषण हम कहाँ करते हैं? हम अनुसंधान के माध्यम से उसको हम करते हैं, और तभी हमारा देश क्या होता है? विकसित होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसरो ने नई खोज की हैं, तो खोज तभी हो सकती है जब अनुसंधान किया जाए। तो अनुसंधान में सहायता करता है कंप्यूटर। तो अगर हम कहें कि कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्र कौन-कौन से हैं? शिक्षा कंप्यूटर के क्षेत्र का उपयोग है, और स्वास्थ्य में सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, वित्त सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, बिजनेस व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, अनुसंधान और विकास में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इसके भाग। देखिए, कंप्यूटर किस तरह का बना होता है और उसके क्या-क्या भाग होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्या है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? इस आर्किटेक्चर में एकल मेमोरी यूनिट का उपयोग प्रोग्राम और डाटा दोनों के स्टोर करने के लिए होता है।
तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किसे कहेंगे कि एक ही मेमोरी का उपयोग हम प्रोग्रामिंग करने के लिए करें और डाटा के संग्रहण के लिए करें तो उसे हम बोलेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसमें इनपुट यूनिट होती है जो डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में लाता है और आउटपुट यूनिट होती है प्रोसेसिंग के माध्यम से परिणामों को बाहर निकालता है। मैं आपको पिछली क्लासेज में भी समझा रहा था कि मान लीजिए किसी परीक्षा का रिजल्ट जो आया है तो हमने रोल नंबर टाइप किया तो वो इनपुट यूनिट हो गई और उसकी मॉनिटर के माध्यम से सीपीयू के माध्यम से प्रोसेसिंग की गई और उस रिजल्ट को दिखाया गया तो वो क्या हो गई आउटपुट यूनिट। वो क्या हो गई आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के माध्यम से हम परिणामों को देख सकते हैं। इनपुट यूनिट से डाटा को क्या है एंट्री की जाती है और आउटपुट यूनिट के माध्यम से रिजल्ट को जो है वो बाहर दिखाया जाता है। और क्या होता है कंप्यूटर में सीपीयू होता है। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके दो भाग होते हैं एएलयू और सीयू। एएलयू क्या है गणितीय और तार्किक कार्य करता है ये है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू होता है कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करता है। ये भी हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि एएलयू क्या है और सीयू क्या है। एएलयू है गणितीय और तार्किक कार्य करने के लिए जो कंप्यूटर की संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं एएलयू और सीयू क्या है प्रोसेसिंग के विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करने के लिए जो संरचना होती है उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। मेमोरी यूनिट क्या है मेमोरी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है। कौन क्या करती है डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है। दूसरा जो आर्किटेक्चर है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। कौन सा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसमें प्रोग्राम और डाटा के लिए अलग अलग मेमोरी होती है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसमें प्रोग्राम और डाटा के लिए एक ही मेमोरी होती है और हार्वर्ड जो आर्किटेक्चर है उसमें प्रोग्राम और डाटा को संग्रहण के लिए अलग अलग मेमोरी होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है और हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है। चलिए आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर के बाहर की जो उपकरण है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उन उपकरणों को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड पर टेक्स्ट होते हैं जो इनपुट के माध्यम से जैसे हम कोई भी चीज़ें टाइप करना चाहते हैं कोई नंबर टाइप करना चाहते हैं तो वो सब किस पे होते हैं कीबोर्ड पर होते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है कि कहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो आपने देखा होगा कि माउस की सहायता से हम एक एरो को जो कंप्यूटर मॉनिटर पर है उसको हम घुमा सकते हैं। स्कैनर दस्तावेजों की डिजिटल प्रतिलिपियां बनाता है यानी कोई भी जो दस्तावेज है या कोई भी पेज है उसको हम क्या करते हैं स्कैन के माध्यम से उसकी डिजिटल कॉपी बना लेते हैं। और माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट के लिए होता है। जैसे कोई आवाज़ है उसको हम यदि स्टोर करना चाहें तो हम किसका उपयोग करेंगे माइक्रोफोन का उपयोग करेंगे। तो ये यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट ये है परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी हो गई कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया माउस इनपुट डिवाइस हो गया स्कैनर इनपुट डिवाइस हो गया और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हो गया। अब हम बात करें आउटपुट डिवाइस की यानी कि ऐसे उपकरण जो हमें परिणाम देते हैं। जैसे मॉनिटर हुआ विजुअल आउटपुट के लिए भाई मान लीजिए हमने रोल नंबर डाला उस रिजल्ट को हमें देखना है तो कहाँ पर देखेंगे जो टीवी वाला जो सेक्शन होता है जैसे टीवी जैसा लगता है उस पर मॉनिटर बोलते हैं उसको। उस पर हम क्या करते हैं उसकी जो स्क्रीन है उस पर हम उस रिजल्ट को देखेंगे। तो मॉनिटर विजुअल आउटपुट के लिए होता है। प्रिंटर कागज पर डेटा प्रिंट करने के लिए होता है। वही सीधी सी बात है जैसे हम रिजल्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंटर के माध्यम से हम क्या करते हैं रिजल्ट को प्रिंट करते हैं तो वो एक क्या हुई आउटपुट डिवाइस हो गई। स्पीकर ऑडियो आउटपुट के लिए होता है। कोई आवाज़ है जैसे आवाज़ को हमने माइक्रोफोन में इंसर्ट किया और स्पीकर के माध्यम से वो सभी को सुनाई दे रहा है तो उसे बोलेंगे ऑडियो आउटपुट। तो आउटपुट क्या हो गया मॉनिटर हो गया प्रिंटर हो गया और स्पीकर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। किसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर वाली मशीन है चाहे वो डेस्कटॉप है जो हमारे घर पे रखा होता है चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो टैबलेट है चाहे वो मोबाइल है उस कंप्यूटर वाली मशीन को संचालित करने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसे हम क्या बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरह का सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाला गया है उसे हम क्या कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार का होता है जिनके उपयोग अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ प्रारंभिक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कुछ एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो आप देखते होंगे जो मोबाइल्स हैं
एक मोबाइल तो होता है, एक सस्ता मोबाइल होता है और एक बहुत महंगा होता है, तो उनमें अंतर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग स्पीड का, ऑपरेटिंग सुविधाओं का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी हार्डवेयर प्रणाली को चलाने में क्या करता है, मदद करता है। इसके प्रकार है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार में ही उपयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल होता है। जैसे विंडोज है, मैक ओएस है, तो ये क्या है, सिंगल यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक बार में एक ही उपयोगकर्ता द्वारा। यानी कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उस पर विंडोज सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में डला हुआ है, तो एक उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। इससे हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ही समय में कई उपयोगकर्ता उस पर क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है। तो यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिस पर एक साथ कई उपयोगकर्ता या कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं या कई कर्मचारी कार्य कर सकते हैं, तो वो कौन से हैं, लिनक्स और यूनिक्स। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिस पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, तो वो कौन सा है, विंडोज है और मैक ओएस है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वास्तविक समय की प्रोसेस के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग लिया जाता है उसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS के रूप में हम जानते हैं। जैसे हवाई यातायात नियंत्रण की प्रणाली में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जैसे स्मार्ट टीवी है, ऑटोमोटिव सिस्टम है, उसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न प्रकार हो गए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके उदाहरण हैं विंडोज, मैकोस, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, लिनक्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट टीवी, और ऑटोमोटिव सिस्टम जो है वह है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, यानी विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करता है, अलग अलग जो कार्य हो रहे हैं उनका मैनेजमेंट करता है, उनके बीच तालमेल बिठाता है और कंप्यूटर के आउटपुट को निकालता है। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोग्राम को मेमोरी में स्थान प्रदान करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करता है, ऑपरेटिंग डेटा के भंडारण और पुनर्प्राप्ति को व्यवस्थित करने के लिए फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता है। सिक्योरिटी, उपयोगकर्ता डेटा और सिस्टम को अनधिकृत पहुंच से बचाता है। उपयोगकर्ता डेटा और सिस्टम को अनधिकृत पहुंच से क्या करता है, बचाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने कार्य करता है, प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, यानी जो भी प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर चल रही है उसको प्रबंधित करता है। मेमोरी को मेंटेन रखता है, फाइल जो भी डाटा होता है उनको अलग अलग फाइलों में क्या करता है, सेव करता है। और सिक्योरिटी देता है कि भाई कोई वायरस से फाइल जो है क्रैश ना हो जाए या कोई डाटा वो चुरा ना लिया जाए, साइबर क्राइम ना हो पाए। इस तरह के कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो डेटाबेस क्या है, डेटा का एक संगठित संग्रह है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे SQL, NoSQL, NoSQL, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस। यानी डेटाबेस का एक संगठित संग्रह, यानी डेटा को जो हमने इकट्ठा किया है उस इकट्ठे डाटा को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। अब उसका मैनेजमेंट करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। देखिए DBMS की फुल फॉर्म भी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसको भी आप याद रखिए कि DBMS क्या होता है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करता है, उसका प्रबंधन करता है और पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे कौन कौन सॉफ्टवेयर है, MySQL, ओरेकल क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, तालिकाओं के बीच संबंध बनाकर डेटा स्टोर करता है, यानी कि तुलनात्मक रूप से संबंध बनाकर जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो उसे हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। SQL क्या है, SQL है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, डेटाबेस से संवाद के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा। यानी डेटाबेस के माध्यम से हम कोई भाषा का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा होती है SQL। क्या है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस क्या हो गया, डेटाबेस मतलब अलग अलग डाटाओं को जो संग्रह है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। जिसका उदाहरण है SQL, NoSQL। SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, मतलब कि भाई डाटा के माध्यम से कोई भी हम बातचीत कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, SQL।
अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं, उनको मैनेजमेंट करते हैं और उनके रिजल्ट को हमें दोबारा प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं? MySQL और ओरेकल। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है कि जब तालिकाओं के बीच यानी कि सारणियों के बीच तुलनात्मक रूप से डाटा का जब विश्लेषण किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस उसको कहते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और प्रिंटर। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दें। और देखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि ये क्लासेज इस तरह से नहीं चल रही हैं कि भाई आज शुरू हुई और आज वो टॉपिक समाप्त हो गया। धीरे-धीरे जैसे आप एक संस्थान में पढ़ रहे हो या घर पर पढ़ रहे हो, तो धीरे-धीरे हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं आज थोड़ा चैप्टर पढ़ लिया, कल और थोड़ा चैप्टर पढ़ लिया, आगे और थोड़ा चैप्टर पढ़ लिया, धीरे-धीरे उनका फिर हम रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको ये क्लासेस रोज़ाना रात को 9 बजे आपको प्राप्त हो रही हैं। तो सभी स्टूडेंट रोज़ाना रात को 9 बजे आप जुड़े रहें और रोज़ाना आपको ये क्लासेस प्राप्त हो रही हैं और कई सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने टॉपिक फिनिश कर दिए हैं, उनको ज़रूर देखिए, उनके क्वेश्चन भी हमने किए हैं। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर हमारी क्लासेस को देखते हैं, वो कमेंट हमें ज़रूर करें। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें और जो भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने RS प्री की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग करें। नमस्कार, धन्यवाद।